इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा चंद्रशूर यानी हालिम की बिजाई पे। चंद्रशूर यानी कि हालिम, जिसने हलिम भी कहते हैं, ये एक औषधीय पौधा है जिसकी काश्त किसान भाई औषधि के रूप में कर सके हैं और अपने जो दूसरे दवाइयाँ वगैरह में इस्तेमाल हो सके है, या पाचन क्रिया वगैरह को सही रखने के लिए इसको सब्जी के साथ मिला के भी इस्तेमाल कर ले हैं, या फिर पशुओं के हरे चारे में मिला के भी जो है इसकी काश्त करी जाए, जिससे कि पशुओं का हाजमा दुरुस्त रहे। तो इसके ऊपर विस्तार से करेंगे चर्चा कि चंद्रशूर की काश्त के लिए जो है किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, इसके विषय पे। इसके साथ साथ किसान भाइयों करवाएंगे मनोरंजन और खेतीबाड़ी से लगते दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर करेंगे चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा चंद्रशूर यानी हालिम की बिजाई पे। तो भाइयों, जैसा हमने जिक्र कराया कि हालिम जो है एक औषधीय पौधा है और समशीतोष्ण जलवायु में रबी मौसम में भली भांति चलने वाला चंद्रशूर एक बहुत ही लाभकारी और गुणकारी औषधीय पौधा माना जाए है। ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने, उनकी अच्छी बढ़वार, उनको मजबूती प्रदान करने, उनको ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए दूध के साथ दिया जा सके। इसके साथ साथ आंखों, पेशाब या पाचन क्रिया से लगते जो रोग हैं उनको दूर करने में भी इसको इस्तेमाल औषधि के रूप में कर लें। और इसके अलावा यह जुगाड़ी करने वाले सभी पशुओं के हाजमा और दूध उत्पादन में वृद्धि करने में जो है काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। इसके साथ साथ देखा गया है कि स्त्रियों को प्रसव के बाद टॉनिक के रूप में भी दिया जाए, या फिर खूनी बवासीर, दस्त और अस्थमा के इलाज के लिए भी जो है इसका पौधा काफ़ी काम आवा है, गुणकारी माना गया है। कटड़े, कटड़ी, बछड़े, बछड़ी के पेट में पड़ने वाले कीड़ों, जिसने जून भी कहते हैं, उनको जिंदा या मार के गोबर के जरिए पेट से बाहर निकालने में इसकी अहम भूमिका रहे है। और इसकी बनाई गई चटनी और सलाद सभी आयु वर्ग के बच्चों, बूढ़ों और पुरुषों और महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पौधे के रूप में, एक औषधीय पौधे के रूप में जो है इसकी पहचान है चंद्रशूर यानी हालिम की। तो इसकी बिजाई जो है अच्छे जल निकास वाली भूमि पर लगभग 4 महीने तक चलने वाली फसल के रूप में जो है किसान भाई बड़े आराम से और सफल रूप में जो है इसकी काश्त कर सके हैं। तो जहाँ तक इसकी काश्त की बात है, तो सवाल ये उठा है कि इसकी काश्त करें कब। तो इसकी काश्त का समय बहुत बढ़िया चल रहा है। जो भाई इसकी बिजाई करना चाहें, काश्त करना चाहें, ये ज़्यादा पछेत ना करें और समय पे खेत तैयार करके इसकी बिजाई जो है आजकल के दिनों में कर सकें, क्योंकि ये देखा जाए कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर नवंबर के महीने तक जो है इसकी बिजाई कर सकें। मोटे तौर पर लें, न्यू भी कहते हैं कि दशहरे और दिवाली के बीच का समय जो है इसकी बिजाई के लिए सबसे बढ़िया माना जाए। और ज़मीन खाली ना हो या फिर पानी की व्यवस्था ना हो पाए किसी कारण से, तो दिवाली के बाद भी लगभग जो है पछेती तौर पे भी 1 महीने तक जो है दिवाली के बाद इसकी बिजाई 15 दिसंबर तक भी जो है किसान भाई कर सके हैं। पर बेहतर रहेगा कि समय पे बिजाई कर लें, तो उससे पैदावार इससे किसान भाई जो है अच्छी ले सकेंगे। क्योंकि थोड़ा पछेते उसमें इसको बरानी या असिंचित अवस्था में भी जो नमी आपके खेतों में बरकरार है, तो उसमें जो इन दिनों में इसकी बिजाई उन खाली खेतों में भी किसान भाई कर सके हैं, उसमें अलग से कोई पड़ेवा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जहाँ तक खेत की तैयारी का सवाल है, तो बलुई दोमट ज़मीन को 2-3 बार एरो के जरिए बा के भुरभुरा बना लें
और बत्तर ज़मीन पे एक बार सुहागा भी लगा लें, एक समतल कर लें, बराबर कर लें। और खेत की मिट्टी की ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पीएच मान जिसमें 6.5 से 7.5 के बीच हो तो इसकी पैदावार बहुत बढ़िया किसान भाई अपने खेतों से ले सकेंगे। और खेत तैयारी के दौरान एक बात का ध्यान रखें कि जो पहली फसल ले रखी है, कोई भी है, चाहे धान है जिस तरह, या फिर और कोई फसल है, चरी वगैरह है, या कोई सब्जी वाली फसल है, तो उसके अवशेष ज़्यादा खेत के अंदर है, तो चाहे 1 या 2 जुताई ज़्यादा करनी पड़ जाए तो वो बेहतर रहेगा। और वो अवशेष अच्छी तरह से जो है खेत के अंदर मिला दें। अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो है उसकी जुताई करें और उसको बराबर जो है समतल करके इसकी बिजाई उसके अंदर करी जा सके, जिससे कि जमाव जो है अच्छा हो। और जब खेत में बीज बोने जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि खेत के अंदर नमी अच्छी खासी हो, जिससे कि सही मात्रा में पूरा बीज जो है वो अच्छी तरह से जाम जा। और जहाँ तक इसके बीज का सवाल है कि कितना बीज हम इस्तेमाल करें, यह देखा जाए कि इसका बीज बारीक है थोड़ा, और इस बीज के आकार जो है बहुत छोटा हुआ है, तो इसलिए 1 किले के लिए जहाँ तक इसके बीज का सवाल है 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। और बीज जो खेत में बोना है तो खूड से खूड का फासला 1 फुट यानी 30 सेंटीमीटर रखें। बतर जमीन में बीज 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई तक ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि बारीक बीज है, ज़्यादा नीचे चले जाएगा तो जामने में, घुंडे फूटने में दिक्कत आएगी। इससे ज़्यादा गहराई पर डालने से बीज का जो है, जैसा हमने जिक्र करें, तो उसका जुमाव पर असर पड़ेगा सीधा, और दुष्प्रभाव ये रहेगा कि पौधों की संख्या कम हो जाएगी। और जाहिर है कि जब खेत में पौधों की संख्या कम होगी तो फिर उतना ही जो है पैदावार पर भी असर पड़े है। इसके साथ साथ जहाँ तक उर्वरकों का सवाल है तो इसमें बेहतर रहेगा कि जो गोबर की तैयार गली सड़ी गोबर की खाद है, 10 टन गोबर की खाद, अच्छी तरह से तैयार गली सड़ी खाद एक सार खेत में बखेर के खेत तैयारी के दौरान पहले ही जो है नीचे खेत के अंदर अच्छी तरह से मिला दें। इस बात का ध्यान रखें कि गोबर की खाद तैयार हो, गली सड़ी हो, कच्ची ना हो, क्योंकि कच्ची होगी तो दीमक की समस्या खेत के अंदर बढ़ जाए। इसलिए तैयार गोबर की गली सड़ी खाद जो है खेत के अंदर एक सार दे दें। और जहाँ तक सिंचाई का सवाल है तो बिजाई के तुरंत बाद हल्का पानी जो है खेत में लगावें, जिससे जमाव बढ़िया होगा, अच्छा हो जाएगा। और दूसरा पानी दूधिया अवस्था पर जरूर दे दें। हाँ, बरसात वगैरह ना हो तो मौसम देख कर जो है सिंचाई करी जा सके है, तो उसी अनुसार उसके अंदर पानी दे। और जो पहले कई बार किसान भाई क्या कर रहे हैं कि सीधा जो है पानी खेत में भर के बरसीन की तरह ऊपर से भी छिंटा देते हैं इसमें देने का, तो उस अवस्था में दोबारा पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। हाँ, जो पहले खेत के अंदर नमी कम है तो उस अवस्था में जो है किसान भाइयों को हल्का पानी बाद में देने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि जमाव जल्दी हो और एक सार और सारा हो जाए। एक बात अब है कि खरपतवार नियंत्रण की, कि चंद्रशूर की काश्त जब कर रहे हैं, क्या खरपतवार की नियंत्रण की जरूरत है? तो जरूर है। दूसरी फसलों की तरह जब हम इसको ले रहे हैं, एक औषधि फसल के रूप में ले रहे हैं, इतनी गुणकारी फसल ले रहे हैं, तो उसमें भी मौसमी खरपतवार समय के साथ साथ जो खेत में बढ़वार करना शुरू कर दे हैं और जमाव हो जाए, तो उनकी नड़ाई गुड़ाई जो है वो जरूरी करनी है। कसोले से बिजाई के 20 दिन के बाद कर दें एक नड़ाई गुड़ाई, उसके बाद 35 से 40 दिन के बाद एक गुड़ाई और हो जा तो उस जैसी बात ही नहीं। क्योंकि जब ये खरपतवार खेत से निकल जाएंगे तो जो हमारे चंद्रशूर के या हलीम के जो पौधे हैं वो अच्छी बढ़वार करेंगे, और फिर वो दूसरे खरपतवार जो जाम भी गए बाद में उनको अपने नीचे दबा लेंगे, इतना असर उनके ऊपर नहीं पड़ने का। जहाँ तक रोग और कीट नियंत्रण का सवाल है तो पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत कभी कभी देखने में आ जाए है इसके अंतर्गत, तो उसके लक्षण मिलते ही सल्फर डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तेले के प्रकोप होने पर मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है वो छिड़काव कराया जा सका है खेत के अंदर, जो उसके ऊपर तेले का असर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। ये बात है कटाई की, तो जहाँ तक कटाई का सवाल है, ये कटाई के लिए जो है बिजाई के 110 से 120 दिन के बाद जो है तैयार हो जाए, यानी यूँ कह लें कि 110 से 120 दिन का सही समय ये पकने में ले ले है। और पत्ते जब पीले पड़ जा तो बीज लाल रंग का हो जा, उस दौरान कटाई में ढील ना करें,
क्योंकि फसल को खेत खलियान में ही सुखा के गहाई करनी है। और दूसरा ये है थोड़ा सा नरम अवस्था में हो जब इसकी कटाई शुरू कर दें, क्योंकि बारीक बीज है, नहीं तो फलियां जो है तिड़ जाएंगी, ज़्यादा चढ़ गया खेत, ज़्यादा सूख गया तो उसमें जो है फिर वो खेत में ही ज़्यादातर बीज झड़ने की संभावना हो जाए। थोड़ी सी नरम अवस्था में हल्की सी जो इसकी कटाई करी जा सके है और इकट्ठा करके इसको एक जगह खलियान बना के वहाँ जो है इसको गहाई इसकी कर सके हैं। इससे जहाँ तक पैदावार का सवाल है तो 6 से 7 क्विंटल बीज जो है प्रति किले के हिसाब से पैदावार इससे मिल जाए। और इसके साथ साथ पशु आहार होने के कारण इसकी बीज की बिक्री भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। काफ़ी इलाकों में जहाँ जहाँ इसके बोया जाए इन दिनों में या किसान भाई परिचित हैं इसके गुणों के बारे में, वो अपने पशुओं के लिए भी अपने लिए भी दाने के तौर पे भी इसकी बिजाई जरूर कर ले हैं। और इसके साथ साथ एक जो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, जो चारे के रूप में बो रहे हैं, जो अलग से नहीं चारे के रूप में बोना चाह रहे हैं, तो किसान भाई इसने जो है बरसीम में मिला के भी उत्तम बढ़िया चारे के लिए छिड़काव कर सके हैं। बरसीम में जई, जापानी सरसों, चाइनीज़ कैपेज के बीजों के साथ मिला के भी इसने लगभग 250 से 500 ग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से मिलवा खेती के रूप में भी जो है इसने पशुओं के हरे चारे के पौष्टिक चारा तैयार करने के लिए उसमें इसकी बिजाई करी जा सके। इसके अलावा जो किसान भाई अपने निजी कारणों से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना के चटनी बनाने के लिए जो है, जिस तरह धनिया पुदीना वगैरह की छोटी क्यारियाँ बना ले हैं, उसी तरह इसको भी जो है क्यारियों के अंदर छोटे छोटे आकार प्रकार में उसमें इस्तेमाल किया जा सके है, बोया जा सके है और घरेलू कामों में भी इस्तेमाल कर सके हैं। इसके अलावा जहाँ तक इसके कई नाम से इसको पुकारा जाए, अलग अलग क्षेत्र में देखा जाए अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जिस तरह चंद्रशूर तो कह ही रहे हैं, हालिम या हलम भी कहते हैं, हड़ेव भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा असालिया के नाम से भी जाना जाए, रिसालिया के नाम से भी जाना जाए, असारिया के नाम से भी जाना जाए। इसके साथ साथ हालू भी कहते हैं कई जगह, और लेविडियम या स्टाइवम के नामों से भी इसको जाना जाए। कई नामों से इसको अलग अलग इलाकों में जाना जाए और बहुत से भाई जो है इसकी काश्त करे हैं, बिजाई करे हैं। तो भाइयों या तो करी हमने चर्चा चंद्रशूर यानी हालिम की बिजाई पे, और भाइयों अब करेंगे मनोरंजन, तो आओ सुने यो लोकगीत। मैं कह दौर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं मेरा बालक पणकायो यार सुदामा, हन्नू गड़ कहलाऊं मैं कह दौर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं बालक पणकायो यार सुदामा, हन्नू गड़ कहलाऊं मैं कह दौर मैं कोन्या, या तासीर मेरी शीश पाल घमंडी मारा है कोन्या समझी भी मेरी 101 ठोट कर राखे फिर उठी समसीर मेरी तन भरी सभा में रुका मारा जात बताई मेरी ये सारे खेल खेला जानू, ये सारे खेल खेला जानू, जिसे खेल है उसे खिलाऊं सो
बालकों करे ताके वो कदे बैठ जानू कदे चाल पर दूठे जोड़ धरे ताके चुल्ले तकी दौड़ सुदमा रुक मन तह डरे ताके तू तो सुदमा सा बैठ तखत पे तू तो सुदमा बैठ तखत पे मैं रुक मन ने समझाऊं सू बार कपड़ का यार सुदमा तू कर के लाऊं सू मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़े पहुंचू बार कपड़ का यार सुदमा तू कर के लाऊं वो बालकपन का है यार सुदामा टूटे मैं गणा दुखी से महादुखी उसकी मिसरानी क्यों करे झाल रुखी से भूखे सुवे पूछता के नहीं उनका दिल में सुखी से भूख नवाजे मौत हरा दे न उनकी कजालों की से सर्वव्यापक सब कहें मने सर्वव्यापक सब कहें मने मैं चतुर्भुज कहलाऊं सो बालक पड़का यार सुदमा तू कर कहलाऊं मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़े पहुंचू बालक पड़का यार सुदमा तू कर कहलाऊं देखियो से उस घर गु कहा पुता जिसने मारी लात मेरे लात लागते तू रोई थी दुख हो गया था बात रे छो मैं अगन श्राप दे दिया नहीं लक्ष्मी बात करे श्री मंगे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे वो कर गया भरगुयो भरे सुदामा कर गया भरगु भरे सुदामा मैं ना करना चाहूं सू बाल कपड़ का यार सुदामा नो कर कहलाऊं सू मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़े पहुंचू बाल कपड़ का यार सुदामा नो कर कहलाऊं मैं के दो रहे मैं को ना, या तो सुनी रागनी राजल शर्मा और साथियों की आवाज में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा, पर उससे पहले एक जरूरी सूचना, पशु नीलामी सूचना हिसार से। सूचना इस प्रकार है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के पशुधन फार्म में देसी व संकर नस्ल की गायों, बछियों व सांडों की नीलामी दिनांक 10/11/2020 को प्रातः 10 बजे की जाएगी। सभी इच्छुक व्यक्ति समय पर पहुँच के नीलामी में भाग ले सकते हैं। सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि जो व्यक्ति बोली पर पशु खरीदने का इच्छुक होगा उसे सिक्योरिटी राशि के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करानी होगी, जो कि अति आवश्यक है। इसके बिना किसी भी व्यक्ति को बोली परिसर में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नीलामी स्थल पर मास्क और सामाजिक दूरी का उपयोग अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.luas.edu.in पर उपलब्ध है या फिर इस पते पर संपर्क करें
डॉक्टर AS यादव, विभागाध्यक्ष पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, दूरभाष 0162256119। सूचना समाप्त हुई। और इस पशु नीलामी सूचना के बाद भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहाँ तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है, आज अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 12 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 6.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चली। कल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम की जानकारी के बाद भाइयों अब करेंगे चर्चा कल का कृषि कार्यक्रम के बारे में। तो कल चर्चा का विषय रहेगा डींगरी मशरूम की काश्त। दूसरी चर्चा का विषय नई फसल नई उमंग के तहत रहेगा जौ की बिजाई पे। और भाइयों अब करेंगे चर्चा आज की नसीहत के तहत मिट्टी परीक्षण का महत्व पे। जैसा कि आप जाने किसान भाइयों के ज़्यादातर जनसंख्या हमारी जो है वो गाँव में फसलों के ऊपर खेतों के ऊपर निर्भर करे है और उनकी आजीविका जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में खेतों से काफ़ी कुछ निर्भर करे है। तो ऐसे में खेतों से ज़्यादा पैदावार लेने की ज़रूरत बन जा है। जब समय समय पर लगातार जब खेती हो रही है तो जाहिर है कुछ ना कुछ उसकी उत्पादन क्षमता पे भी फ़र्क पड़े है। और ऐसे में देखा जाए है कि उत्पादन क्षमता पे जब उसकी बनाए रखने का विचार बने तो फसल उत्पादन की कुल क्षमता का लगभग 45% खर्च जो है उर्वरक पे हो जाए। और बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए भी ज़्यादा उत्पादन बहुत ज़रूरी हो जाए। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए हमने तरह तरह की खुराक की ज़रूरत पड़े है, तो उसी प्रकार से पौधों की बढ़ोतरी के लिए भी बहुत से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़े है। तो पौधों की इन तत्वों की ज़रूरत को फसल की किस्म और प्राप्त करने वाली उपज के स्तर के ऊपर निर्भर करे है। और भूमि में जो सभी खास और सूक्ष्म तत्वों की मात्रा सही अनुपात में होने पर ही बेहतर पैदावार जो है खेतों से ली जा सके। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाए कि ज़मीन में खेतों में कौन कौन से तत्वों की क्या स्थिति है, कौन कौन से तत्व या उर्वरक या खादों को डालना जरूरी है और ज़्यादा पैदावार जो है किसान भाई बढ़ाने के लिए किन किन खादों का इस्तेमाल करें। ना कि देखा देखी अंधाधुंध कोई नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादा है तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है, फास्फोरस का कर रहा है तो फास्फोरस का ज़्यादा कर रहा है, या फिर पोटाश बहुत कम है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो ये असंतुलन सा एक बन जाए। इससे फसल पैदावार पे भी जो है असर पड़ा है। तो उसकी बेहतर उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए और उस पर कोई कुप्रभाव ना पड़े तो मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, जिससे कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल किसान भाई कर सकें और किसान भाइयों का भी समय और पैसा जो है व्यर्थ खराब ना हो और उसका भी पूरा इस्तेमाल हो सके। इसीलिए जो है मिट्टी की जांच करवाना, मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। जिस तरह से हम अपने स्वास्थ्य की या पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करवाएं तो हमने खेतों की मिट्टी की जांच भी समय समय पर करवानी चाहिए। जो भी हमारी नज़दीकी मृदा प्रयोगशाला है वहाँ पे पहुँच के जो है आप नमूना जो अपने खेत से मिट्टी का ले जा सके हैं और अपनी मिट्टी की जांच निःशुल्क वहाँ से करवा सके हैं। तो संतुलित उर्वरक का जो हम सही मायने में अर्थ देखें तो आवश्यक पोषक तत्वों का सही मात्रा, सही अनुपात, सही ढंग और सही समय पर इस्तेमाल करना कहलावेगा। तो उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण करने के समय मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, इस्तेमाल करे गए उर्वरकों से फसल की पैदावार में बढ़ोतरी, फसल के जरिए अवशोषित करे गए पोषक तत्वों की मात्रा वगैरह को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। और ये सब जानने के लिए जो है सही जानकारी हमने मिला है मिट्टी का परीक्षण यानी जांच करवाने के बाद ही। तो मिट्टी परीक्षण वो रासायनिक परीक्षण भी माना जाए है जिसमें कि हमने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति या फिर तत्वों की मात्रा की उपलब्धता जो है वो सही जानकारी में मिल जाए, जिससे आने वाली फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए तत्वों या उर्वरकों की मात्रा निर्धारित करी जा सके। इसी तरह से इसकी जांच से मिट्टी में किसी समस्या या फिर कलर के बारे में जानकारी ली जा सके है और उसकी रोकथाम करी जा सके है, उसके उपायों के बारे में जानकारी मिल सके है। और जो मिट्टी ज़्यादा क्षारीय हो तो पौधे आसानी से अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकते और उर्वरकों के इस्तेमाल से पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। तो मिट्टी परीक्षण के जरिए ये भी पता चल जाए कि मिट्टी में जो है खारापन, क्षारपन या फिर क्षारीय मात्रा या लवणों की मात्रा कितनी ज़्यादा है या सूक्ष्म तत्वों की कमी जो है कितनी है, इस बारे में भी जानकारी मिल जाए। और वो तभी संभव होगा जब सही मात्रा में आप नमूना अपने खेतों से लेंगे। तो उसमें जो है अलग अलग
तरीके से ले सके हैं। जैसे खेत का नमूना उसके अलग अलग स्थानों से 8 से 10 जगह निशान लगा लें, वहाँ से लें। नमूना लेने के लिए चुनी गई जगह के ऊपर से घास फूस हटा दें। लगभग सतह से आधा फुट या 6 इंच के करीब जो है खड्डा खोद के नीचे से खुरपे से उंगली की मोटाई की जो परत है वो निकाल लें और उसको जो है एक थैली में भर लें या बाल्टी या टब में भी इकट्ठा कर लें। जिस तरह से जब एक खेत में से 8 से 10 जगह से नमूने ले लेंगे, उसको मिला लें और एक जगह उसमें के अंदर डाल लें और उसके बाद उसको जो है नज़दीकी इस तरह से तैयार जो नमूना है आपने करे है उसको नज़दीकी प्रयोगशाला में पहुंचा सकें। हाँ, जिस थैली में आपने नमूना लिया है उस पर अपना पूरा पता, आपका नाम, पिता का नाम, आपके गांव का नाम, खेत नंबर क्या है या फिर खसरा नंबर जो भी है उसके ऊपर ज़रूर लिखें, जिससे कि उस खेत की सही पहचान और जानकारी बनी रहे जहां से आपने नमूना लिया है। और इसके साथ साथ ये भी देख लें कि कुछ बातों का और ध्यान रखें कि जब मिट्टी का नमूना ड्योड़ के नीचे से या पानी के खाड़ के आसपास से या कहीं कुर्डी वगैरह का ढेर लग रहा है उसके आसपास से ना लें, खेत के बीच में से लें, बेहतर रहेगा। खेत में ज़्यादा ऊंची या ज़्यादा नीची जगह से भी नमूना ना लें, पेड़ों की जड़ों के आसपास से भी नमूना ना लें। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जो है आपने नमूने लेने हैं और तुरंत कहीं पर कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करे हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए नमूना लिया जा सके है। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम। मिलेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार में हिंदी में समाचार के बाद।